माय चैनल ब्राइट अकेडमी वन स्टेप फॉरवर्ड। माय नेम इज राजन कुमार चौधरी। तो लेकर आ गए हैं पार्ट नंबर 3 और आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, आपको कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना है। इससे पहले के वीडियो को देख लेना है, पार्ट 2 और पार्ट 1 के। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां पर जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। देन इस वीडियो पर आए और सारे क्वेश्चंस को कर डाले, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में सारे कंसेप्ट, सारे थ्योरी जो है वो आपको पार्ट 1 में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट और समझेंगे जो कि एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था, इस वजह से ये कंसेप्ट जो हमारा वो छूट गया था। इसलिए हम इस वीडियो में इस कंसेप्ट का यूज करेंगे और इसके बारे में बातें करेंगे और एक्सरसाइज 1.4 का भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो हम सीखते हैं पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को सीखते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन and non-terminating decimal expansion. Okay. Okay. So terminating decimal expansion and non-terminating decimal expansion, इन दोनों के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम पहले डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पर। इफ डिनोमिनेटर has only the factor of 2 and 5 or in the form of 2 to the power m and 5 to the power n, then it is what? Terminating decimal expansion. I hope this is clear. ठीक है। और इसमें यहां पर क्या कर दो, यहाँ अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का डेफिनेशन लिखूं, इफ डिनोमिनेटर हैज फैक्टर अदर देन 2 और 5, देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, चलो वो मैनेज कर लेना। देखो पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन समझेंगे, देन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल समझेंगे, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का जो मैंने डेफिनेशन लिखा वो क्या कह रहा है वो हम समझते हैं पहले, ठीक है। If a denominator has only the factor of 2 and 5 or in the form of 2 raised to the power m and 5 raised to the power n, then it is a terminating decimal expansion, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर कोई नंबर है या कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। अगर उसके डिनोमिनेटर में, अगर हम डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, मान लो कि जैसे 7/525, ठीक है, ये मैंने कोई नंबर, रैंडम नंबर ले लिया, ठीक है। अब अगर आपको ये बताना है कि ये जो वैल्यू है, ये जो फ्रैक्शन है, क्या ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो टोटली कंप्लीटली जो है डिविजिबल हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, मतलब पूरी तरीके से जो है डिविजिबल हो जाए, कट जाए, ठीक है। इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ऐसे, मतलब जैसे मान लू 4 को 2 से डिवाइड करना, दैट इज टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि अगर हम इसको कंप्लीटली डिवाइड करें तो 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो इस तरीके से इस नंबर्स को हम, इस फ्रैक्शन वैल्यू को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल एक्सपेंशन मतलब क्या हुआ कि मतलब ऐसे नंबर जो मतलब कुछ नंबर, कुछ डिजिट आने के बाद, डेसिमल आने के बाद भी जो है पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाए या मतलब डिवाइड हो जाए। जैसे कि अगर मैं वैल्यू लूं, जैसे अगर मैं बात करूं किसी नंबर का
तो जैसे 1 को 2 से डिवाइड देना, ठीक है। अब जैसे मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं आ रहा है कोई नंबर रैंडमली, लेकिन मैं ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड दूं तो ये कुछ पॉइंट आएगा पहले, फिर यहाँ पर 0 एंड 5, सो ये 10 ये कट गया, ठीक है। इस तरीके के नंबर को या इस तरीके के फ्रैक्शन वैल्यूज को, यानी 1/2 क्या हो गया हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि टर्मिनेटिंग इसका मतलब ये हुआ, टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरीके से कट गया, फिर डिवाइड हो गया। डेसिमल का मतलब है कि पॉइंट के कुछ डिजिट आने के बाद जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया। तो इसी फ्रैक्शनल वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया है 7/525, और इस डेफिनेशन का मतलब क्या है वो हम सीखते हैं, ठीक है। इफ अ डिनोमिनेटर हैज ओनली द फैक्टर ऑफ 2 and 5 or in the form of 2 raised by m and 5 raised by m, then it is terminating decimal expansion। केवल हमें सिर्फ 2 के फैक्टर में ही चेंज करना है किसी भी वैल्यूज को, ठीक है, तभी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 525 का फैक्टर करता हूँ, ठीक है। फैक्टर करने पर 5 से डिवाइड करते हूँ, अगर मैं करता हूँ तो 505, ठीक है। 5 से 25, इज इट राइट? नो, 21, ओके। सो अगर मैं इसको डिवाइड दूं तो 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7, ठीक है। इस तरीके के फैक्टर हो गए हमारे पास 5 105 5 21 3 7 7 1, ओके। सो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 2 स्क्वायर 3 इंटू 7, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, 7 और 7 तो कैंसिल हो गया हमारे पास, लेकिन यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, जबकि 2 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो फैक्टर आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है, और क्योंकि ये 10 नहीं बन सकता, क्यों हम 2 और 5 ले रहे हैं, 3 7 14 क्यों नहीं ले रहे, जबकि देखो यहाँ पर मान लो कोई वैल्यू है 104, ठीक है। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड दूं तो ये क्या चेंज हो जाएगा, 1.04, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 1.04। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो है, ये फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो डिवाइड हो गया, कंप्लीटली तरीके से डिवाइड हो गया, और कुछ डेसिमल के बाद डिजिट आने के बाद ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो हमें जो है ऐसे ही रैंडम वैल्यूज, कोई भी हार्ड वाला वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लूं 135/3125, ठीक है। इस तरीके से मैंने वैल्यू ले लिया। आप बताना, आपको तुरंत 2 सेकेंड या 30 सेकेंड के अंदर आपको जवाब देना है कि ये क्या टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही ज्यादा लेंदी मेथड हो जाएगा। तो इसको ट्रिक या फिर कह सकते हैं एक मेथड है, एक कह सकते हैं थ्योरम दिया गया है इसके पीछे, और ये थ्योरम ये कुछ इस तरीके से कह रहा है कि अगर हम 2 और 5 के फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि वो हमारा 10 बन जाएगा, ठीक है। 2 और 5 होता तो 5 2 या 10 हो जाता, और 10 के टर्म्स में तो हम डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं उस वैल्यूज को, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, तो अब हम 3 का कुछ यूज नहीं कर सकते, 3 है तो 3 15 हो जाएगा, और इसमें 10 कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो हम ये कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ये वैल्यू, ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे डिनोमिनेटर के फैक्टर जो 2 और 5 के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए, डिनोमिनेटर, ठीक है, ऐसे नंबर्स जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ जाए तो वो हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता है तो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो आई थिंक ये और ये बातें क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, ठीक है। रिकरिंग लिखा होता है, रिपीटिंग लिखा होता है, तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड दूं तो इट विल कम आउट 3 3 9 1.031 इस तरीके से 3.3333 और ये चलता रहेगा, ठीक है। 3.3333 ये जाता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक तो ये डिवाइड भी नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, नॉन टर्मिनेट हो रहा है। नॉन टर्मिनेट का मतलब है जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 1 रिमाइंडर दे रहा है हमें, हमेशा हमेशा देता ही रहेगा,
ठीक है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल आ रहा है, ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात करते हैं रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या है, मतलब कि ऐसे डिजिट्स आने के बाद वो बार बार रिपीट हो जाए, लगातार कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहे। आपको क्या रिपीटेशन दिख रहा है यहाँ पर? यस, थ्री का रिपीटेशन आपको दिख रहा है कि थ्री कंटिन्यूसली आपको बार बार दिखने को मिल रहा है, थ्री 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 थ्री। दिस इज व्हाट? रिकरिंग या रिपीटिंग। तो इस तरीके के नंबर, इस तरीके की वैल्यूज, इस तरीके के फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? नॉन डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिकरिंग। ठीक, आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिकरिंग नंबर, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, एक्सपेंशन। ठीक है, इस तरीके के वैल्यूज को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग वैल्यूज कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो समझ में आ गया होगा। लेकिन जब हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो उससे आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको मैं चलता हूँ, रफ करता हूँ, और जो है आपको नोट करना है, डेफिनेशन नोट करना है या फिर एग्जाम्पल नोट करना है, जो भी मैंने बताया यहाँ पर, तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो एक्सरसाइज 1.4 के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आपको क्या करना है, सॉल्व करके कमेंट करना है इसका वैल्यू तो नहीं, बल्कि हाँ इसके आंसर्स को कमेंट करना कि ये क्या टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और ईमानदारी से। ठीक है, ये नहीं कि आप बुक के पीछे से आंसर देख के कमेंट करें। ठीक है, नहीं, आप खुद से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, और देन कमेंट करना। ठीक, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, 13/13125। ओके, ये वैल्यू हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें न्यूमरेटर को छेड़ना नहीं है, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में हमें न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, हमें पहले डिनोमिनेटर को फैक्टर करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, 3125 का फैक्टराइजेशन करते हैं। क्योंकि हमें लास्ट डिजिट 5 दिख रहा है तो हम 5 से लेके चलेंगे। ठीक है, 5 से अगर मैं 5 और 2 के फॉर्म में ही लाना है, इसलिए हम बेसिकली हम ज्यादातर किसी भी जब भी कोई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन दिख जाए तो उसमें आप पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप 2 या 5 के फैक्टर को 5 या 2 से आप फैक्टराइज करें। ठीक है, चीजों को, जो भी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगा, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो टर्मिनेट कर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो कंसेप्ट है वो 5 से मैं पहले इसको डिवाइड कर रहा हूँ। 5 6 जा 30, 1 and 2, 5 2 जा 10, 2 and 5, 5 2 जा 5 5 जा 25। ओके, 5 से अगेन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 and 5 5 जा 25। Again I am going to divide by 5. So yes, 5 2 ja 10, 5 5 ja 25. Again 5 1 ja 5 and 5 5 ja 25. And again 5 1 ja 5. इस तरीके से मैंने 3125 के नंबर को मैंने इस तरीके से फैक्टर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 कितने टाइम्स है, यहाँ पर देखो 13/1 2 3 4 5, 5 raised to the power 5। ओके, क्योंकि हमें जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है, 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। और एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर a का पावर, ठीक है, p है और q का पावर b का पावर भी p है। ठीक है, अगर a का पावर कोई एक नंबर है जिसका पावर p है, ठीक है, और कोई एक दूसरा नंबर है जिस b, उसका भी पावर अगर p है, सेम पावर है, ठीक है, अगर वो दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू हो जाता है ab का पावर p। ये आपने 9th क्लास में सीख रखा होगा ये प्रॉपर्टीज, लेकिन अगेन इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, इसलिए मैं इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्या करना है, कोई भी एक नंबर है जिसका पावर p है और दूसरा नंबर उसका भी सेम पावर p है, तो वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है एंड देन उसके ऊपर होल पावर p हो जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पर 5 raised to the power 5 है। ठीक है, और क्योंकि हमें 10 के टर्म्स में लाना है, क्योंकि 10 के टर्म्स में अगर हम वैल्यू को ले आते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए वो इजी रहेगा उसको कन्वर्ट करना, किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो हम क्या करते हैं, 10 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये 10 में कन्वर्ट होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई में अगर कर दूं, ठीक है,
तो क्या ये सही रहेगा? 2 से अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये बाद में कैंसिल हो जाए, ठीक है, कैंसिल हो जाए और इसका कोई रोल भी ना रहे, ठीक है, इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम कहीं से एक्स्ट्रा नंबर लेकर आते हैं तो उसको एक्स्ट्रा नंबर उसको बैलेंस करना होगा ना हमें। तो 2 अगर मैंने यहाँ से डिवाइड किया तो 2 को मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये 10 बन तो जाएगा, 5 इंटू 2 10 बन जाएगा, लेकिन 5 रेज़ टू द पावर 4 यहाँ अलग से बच जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि 5 का पावर 5, अगर मैं 2 का पावर भी 5 कर दूं, ठीक है, और इधर भी 2 का पावर 5 कर दूं, तो क्या ये दोनों अलग अलग नंबर हैं, ठीक है, क्या उनके पावर सेम है, ठीक है, तो क्या ये प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है? तो क्या हो जाएगा हमारे पास 13 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 बाय 10 रेज़ टू द पावर 5। देखो समझ में आ गया होगा आई थिंक, 5 इंटू 2 10 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 32 इंटू 13 बाय 10 रेज़ टू द पावर 5। तो अगर मैं 13 को 32 से मल्टीप्लाई करूं तो इट विल अराउंड 3 2 6 3 3 9 2 1 2 and 3 1 3 6 9 2 11 and 3 1 4, ओके 4 1 6 और नीचे आपको 5 जीरो लगा देने हैं इस तरीके से, ठीक है। अब डेसिमल है तो 5 डिजिट छोड़कर आपको डेसिमल लगाना है, तो ये हो जाएगा 0.416 और क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया तो ये लिख देंगे हम टर्मिनेटिंग, ठीक है। आपको जब भी बोर्ड में ये क्वेश्चन आए तो आपको वैल्यू भी लिखना है और उसके आगे क्या टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है तो वो भी आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप इसे एनसीईआरटी से मैच करेंगे तो डेफिनेटली ये सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से मैंने धीरे धीरे बताया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में या इस तरीके के क्वेश्चंस में अटकेंगे आप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को भी क्लियर करते हैं और मेरे करने से पहले आपने खुद क्वेश्चन को कर डाला होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है, 8 है, क्योंकि वैल्यू जो है नीचे है वो बहुत ही छोटा लिखा हुआ है इसलिए वो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से। 17/8, ओके, सो यहाँ पर 17/8, तो फर्स्ट प्रायोरिटी टू फैक्टराइज द डिनोमिनेटर टर्म, सो 2 4 2 2 and 2 1 1, so 2 raised to power 3, so 17/2 raised to power 3। अब यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब लेकिन हमें डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। क्योंकि हमें 10 कन्वर्ट करना है तो सेम पावर लेके आना है ताकि ये मल्टीप्लाई हो जाए, तो 3 and 3, सो ये हो चुका है हमारे पास 17 into 5 raised to the power 3 is what 125, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। 5 का क्यूब क्या होता है 125, ओके, and 2 into 5 which is 10 raised to power 3, so if you multiply both the number 125 and 17, so 7 5 35, 7 5 is 35 and 3 7 2 is 14 and 3 17, 1 7 1 is 7 and 8, 5 1 is 5 2 1, so it will come out 5 7 5 12 and 8 2 10 1 and 2 1 2 5, okay, so 2 1 2 5 by 10 to the power 3, it will come out 1000, okay, so yes 2.125, okay, actual, ठीक है, actually this, so 2.125 is the right answer and this is what terminating, okay, terminating decimal expansion, yes, terminating decimal expansion, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अगर मतलब मल्टीप्लाई में कहीं गलती है तो वो आप मैनेज कर लेना, लेकिन हाँ एक्चुअल जो बताने का तरीका है, जो मेरा मकसद है, जो समझाने का तरीका वो यही है कि आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर टर्म को क्या करना है, फैक्टराइज करना। मान लो कोई ऐसा टर्म, देखो मैं एक और कंसेप्ट सिखा देता हूँ, जैसे 7 है, ठीक है, यहाँ पर कोई टर्म आ गया, मान लो 2 का पावर 3 आ चुका है, ठीक है, 5 भी है, ठीक है, 5 का फैक्टर मान लो 2 है और अलग से दूसरा टर्म भी आ गया, मान लो 7 भी आ गया, ठीक है, 7 आ गया। अब क्या करें, अब हमें तो चाहिए था 2 और 5 के टर्म्स में, तो देखो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, और 7 तो 7 को उड़ा डालो, ठीक है, 7 7 को उड़ा डालो। अब देखो 2 और 5 के टर्म्स में आ गया और ऊपर 1 है
और क्योंकि हमें 5 की पावर 3 लेके आना है, क्योंकि पावर सेम करना है, तो एक 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें ये भी प्रॉपर्टी पता है कि a की पावर m है, ठीक है, और b के पावर n है, ठीक है, सॉरी a की पावर m है, ठीक है। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूँ, a का पावर p और b का पावर p हो जाए तो ये हो जाएगा ab का पावर p, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि अगर दोनों में बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर ऐड हो जाता है। अगर दोनों में पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद पावर सेम हो जाता है, ठीक है। ये चीजें याद रखना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन देता है, लेकिन जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने कैंसिल कर दिया। जब 5 से एक्सटर्नल 5 आपने ऐड किया तो ऊपर भी आपको 5 करना है, तो 5 बाय 10 की पावर 3, इट विल कम आउट 5 बाय 1000। सो ये आंसर हो जाएगा 0.05 इज द राइट आंसर, और ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लिया हमने, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 1.4 भी हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने के लिए। तो अब हम एक एक करके 6-7 बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 6-7 मैं लेकर आया हूं, जो कि हम जो है 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, वो आज हम करने वाले, ठीक है। बस इसको नोट करना है तो नोट कीजिए और चलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर का डिस्कशन करेंगे, तो लेकर आ गए हैं इस वीडियो को, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 43 बाय 2 raised to the power 4 and 5 raised to the power 3 will terminate after how many places of decimal। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, क्योंकि ये 2013 में आ चुका है, बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन हमारे लिए, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का डिस्कशन या इस कंसेप्ट का डिस्कशन जो है मैंने कुछ देर पहले ही इस वीडियो में मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप जो है इस वीडियो को पॉज करें एंड खुद से सॉल्व करें एक बार जल्दी से, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और यहाँ पर तो केवल आपको सिर्फ सॉल्व करना है, क्योंकि फैक्टराइज तो आपको पहले से ही करके दे रखा है, ठीक है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा, फाइंड भी कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है। 43 बाय 2 raised to power 4 5 raised to power 4 हमारा मकसद क्या होता है, जो कि 10 में कन्वर्ट करना है, 10 के पावर में कन्वर्ट करना है, ताकि डेसिमल में कन्वर्ट करना हमारे लिए इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 2 की पावर 4, 5 की पावर भी 4 लाना है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर a की पावर p है और b की पावर भी p है तो वो ab की पावर p हो जाए। अगर हमें 10 बनाना है तो इसके लिए हमें 4 पावर चाहिए 5 के ऊपर, तो हमारे पास 5 के ऊपर 3 ही पावर है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक अगला प्रॉपर्टी है, अगर बेस सेम हो पावर अलग अलग हो, 5 इंटू पी मान लो एंड 5 इंटू क्यू है, तो इट विल कम आउट 5 की पावर p प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हुए यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो 5 की पावर 3 है, अगर मैं 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो 5 की पावर 1 ऊपर और 5 की पावर 1 नीचे। तो क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में 43 बाई 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 ऊपर 5। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 3 जा 15, 1 5 4 जा 20 एंड 21 बाय 10 की पावर 4। सो यस 215 बाय 40, सो यस 0.0215 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, और मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा, ठीक है। तो क्या इसके पीछे कंसेप्ट है, सिंपली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म दिया होता है, यहाँ पर पहले से ही फैक्टराइज है। तो अगर कोई नंबर होता तो आपको पहले फैक्टराइज करना था इन द टर्म्स ऑफ 2 and 5,
क्योंकि हमें यही चाहिए, ठीक है। और 2 और 5 में हमें पावर सेम करने हैं, ठीक है। और जो कि अगर पावर सेम नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर और नीचे भी, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। और कुछ इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को किया होगा और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। और मुझे लगता है कि अब आप इस क्वेश्चन करने के बाद नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या आता है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर रफ करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 129 बाय 2 raised to the power 7, 5 raised to the power 7 and 7 raised to the power 5। अगेन ये क्वेश्चन हमारा पिछले कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। इसमें भी हमें वही बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो बस एक बार जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व कर ले एक बार जल्दी से, क्योंकि अगेन ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और आपका सॉल्यूशन मैच कर लिया, सॉरी आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम जल्दी से इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, तो आप उनसे मैच कर लेना, ठीक है। तो सॉल्यूशन 129 बाय 2 raised to the power 7 into 5 raised to the power 7 into 7 raised to the power 5। ओके, फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारे पास फैक्टराइजेशन था, जबकि यहाँ पर फैक्टराइजेशन तो पहले से ही दिया हुआ है। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमें 7 raised to the 5 ये अलग सा मैटर आ रहा है, ठीक है। अब ये कुछ हमें ना मतलब हजम नहीं हो रहा है, ये दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसको, अगर मैं 129 का फैक्टर भी करता हूँ तो ये हमारे लिए बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि ये 43 into 3 बन रहा है, ठीक है। 3 3 9 and 3 12, क्योंकि ये बन रहा है तो हमारे पास कोई फैक्टर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इससे कैंसिल भी नहीं कर सकते। अगर ऊपर 7 raised to the power 5 बनता तो हम कैंसिल कर देते हैं, डेफिनेटली वो हमारे पास 10 के पावर में आ जाता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो 129 बाय 10 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। अब ये जो एक्सटर्नल टर्म है, क्योंकि ये हमें 10 के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो सिंपली आपको ये आंसर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख देना है, ठीक है। एक्सपेंशन, ठीक है। बस इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप 10 के पावर में तो कन्वर्ट कर दिया। जब भी आपको अगर फालतू के टर्म्स अगर दिख जाए यहाँ पर अगल बगल में, तो डेफिनेटली वो हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपसे मैच कर रहा होगा, ठीक है। बस डायरेक्टली इसका ये आंसर है, ठीक है। अब किसी ने सॉल्व किया होगा पूरी तरीके से, तो उसका भी यही होगा कि वो टर्मिनेट नहीं करेगा फाइनली, ठीक है। तो बस क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे लिए अगेन ये इजी है, और ये क्वेश्चन आई थिंक 2012 में आ चुका है, ठीक है। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया वो 2013 में आया हुआ था, ठीक है। तो 2012 2013 में हमने कर लिया, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस ईयर में आया हुआ है और कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और किस एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 leaving remainder 7, 11 and 15 रिस्पेक्टिवली। ये जो क्वेश्चन है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड है, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है या फिर क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो चेंज कर दिया गया है, बट पूरा कंसेप्ट आप यूक्लिड डिवीजन लेमा पे यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, और जब आप इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ जाएंगे तो डेफिनेटली इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इंटरनेट पे या बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और इवन बोर्ड में कई बार इनके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। बस क्या है कि डिजिट चेंज होते हैं, ठीक है, और थोड़े बहुत लैंग्वेजेस भी वो चेंज करते हैं, बट सॉल्व करने का जो तरीका है वो सेम होता है, ठीक है। तो ये जो लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो लार्जेस्ट, मैक्सिमम जब भी क्वेश्चन में दिख जाए इस चैप्टर में, तो सिंपली वो आपसे एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोल रहा है। एटलीस्ट, मिनिमम जब बोले तो एलसीएम फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो बेसिकली हमें ये तो पता चल गया कि हमें एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। अब फिर ये क्या है, ये अगर 3 वैल्यूज का अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो ये 3 वैल्यूज क्या है, ठीक है। ये 3 वैल्यूज हमें रिमाइंडर बोल रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे नंबर को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ इन तीनों को, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमें दे रहा है, ठीक है। तो हमें वो लार्जेस्ट वैल्यू बताइए जिसपे वो तीनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें रिमाइंडर 0 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें एचसीएफ में पता है रूल कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता तब तक हम फिनिश नहीं करते हैं, ठीक है। रिमाइंडर 0 हो जाता है और जिस वैल्यू पे 0 होता है
उसी वैल्यू हमारा वो हो जाता है हमारा क्या HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वही हम करने वाले हैं, रिमाइंडर 0 करने वाले हैं। तो 398 में अगर मैं 7 माइनस करूं तो ये 391 हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर। इसके लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज यहाँ पर क्यों और कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पर यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कंडीशन क्या है? आर की वो बी से छोटा होना चाहिए, ठीक है। आर इज फॉर रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पर 398 है, जब मैंने बी को एक को वैल्यू है जिससे मैं डिवाइड करता हूँ, कुछ क्वेश्चन आता है प्लस रिमाइंडर 7, इसी तरीके से अगले स्टेप में 11, दूसरे स्टेप में 50, इस तरीके से वैल्यू आ रहा है। लेकिन हमें रिमाइंडर 0 करना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके का वैल्यू यूज कर रहा हूँ। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैं यहाँ पर जो है वो इस तरीके का वैल्यू क्यों यूज कर रहा हूँ, ये माइनस डायरेक्ट माइनस क्यों कर रहा हूँ, प्लस क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो आई होप आपको इस चीज समझ में आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से 436 में 11 माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 425, और इस तरीके से अगर हम 542 में अगर हम 15 माइनस कर ले तो ये हो जाएगा 527। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन तीनों वैल्यू का HCF फाइंड कर लेते हैं, और HCF फाइंड 3 वैल्यू का हमने आपको सिखा रखा है। 281 का फैक्टर करें तो 17 23 इंटू 1, ठीक है। और अगर हम 425 का फैक्टर करें तो 17 2 जा 34 एंड 17 5 जा 85, ओके। सो यहाँ 5 इंटू 5 एंड 5 1 जा 5, और इस तरीके से 527 का अगर मैं फैक्टर करूं तो ये 17 3 जा 51 एंड 17 1 जा 17 एंड 31 1 जा 31, ठीक है। इस तरीके से अब बोलेंगे क्या इतना जल्दी जल्दी कैसे फैक्टराइजेशन कर लिया, हमें तो सोचने में इतना टाइम लगता है। ये मैंने मतलब पहले से ही कर रखा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करते रहूंगा बैठ के सोचूंगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम कंज्यूम करने के लिए इतना मैंने ये कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने कुछ फैक्टराइजेशन कर लिया। अब देखो यहाँ पर मैं नंबर लिख लेता हूँ, 391 का 17 इंटू 23, 425 का हमारे पास 5 का स्क्वायर इंटू 17, और अगर हम 527 का बताएं तो वो हो जाएगा हमारे पास 17 इंटू 31। आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कॉमन? यस, 17 17 एंड 17। सो यहाँ पर हमारे पास जो HCF होगा दैट इज 17। सो यही हमारे पास लार्जेस्ट नंबर होगा। तो एक बार जल्दी से इस चीज को आप वीडियो पॉज करें एंड 17 को मतलब इस तीनों मतलब जो भी नंबर है ये और ये डिवाइड करके देखिए क्या ये 7 11 एंड 15 नंबर दे रहा है क्या रिमाइंडर, ठीक है। तो ऑफकोर्स वो देगा, ठीक है। तो ये रहा होपफुली पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगा, और ये भी क्वेश्चन जो है एक यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड है, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है बट कंसेप्ट वही है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि अगला हमारा पड़ाव होगा क्वेश्चन नंबर 4, और उसको देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। HCF and LCM of two number is 9 and 559 respectively. If one of the number is 27, find the other number. ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब जिस बच्चे ने पार्ट 1 के वीडियो को देखा होगा या पार्ट 2 के वीडियो को देखा होगा तो वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से मतलब बहुत आसानी से वो कर लेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने पार्ट 2 के वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का या 1.3 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस यहाँ पर भी लैंग्वेज चेंज है। यहाँ पर आपने वो कंसेप्ट का सॉल्यूशन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अब चमका होगा बच्चों का, HCF एंड LCM के इक्वल होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। So product of two number is equal to HCF into LCM. HCF we have given that is 9 और LCM हमारे पास given है 549। एक नंबर A मान लेता हूँ, वो भी हमें given है 27, B हमें फाइंड करना है। So A into B is equal to 9 into 549. So A is 27 into B is equal to 9 into 559. So B here is 9
9 into 5 59 by 27, 9 3 जा 27, 3 15 जा 45 and 3 153 is another number. ठीक है, so B is 153 और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है. आई होप ये क्वेश्चन इजी था और ये क्वेश्चन तो 12 में आ चुका है, वो भी 3 मार्क्स में. ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप कितना इजी क्वेश्चन है. ठीक है, अच्छा ये नहीं कर सकते कि आपने बताया कि √5 √7 इरेशनल नंबर प्रूव करना मतलब वो हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट है, आपने बताया भी था. वो क्वेश्चन तो देख ही नहीं रहा प्रीवियस ईयर में. वो क्वेश्चंस है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीटेशन मतलब कह सकता हूँ 10 बार आ चुके हैं वो पेपर में, लेकिन उसका डिस्कशन बार बार करना वो मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार डिस्कशन कर चुका हूँ √5 इरेशनल का. अब उसी को बार बार लिखना दैट इज नॉट टाइम वेस्टिंग है. ठीक है, मैं इस तरीके के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, सॉल्विंग क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ. उसमें लैंग्वेज है और लैंग्वेज मैंने एक बार बता चुका हूँ, तो उसको आप बार बार देख सकते हैं. ठीक है, बट ये यहाँ पर जो आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उसमें कुछ और ही मजा. ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो चुका है. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं और वो क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमारा वीडियो का लेंथ जो है वो कुछ ज्यादा ही लंबा हो चुका है और टाइम भी कुछ ज्यादा हो चुका है. तो हम अगले क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, वो हमारा एंड अप क्वेश्चन होगा. ठीक है, फिर उसके बाद जब हम रिविजन्स के वीडियोस को लेके आएंगे और भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करें और फिर मैं वीडियो फॉर्म में और क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा, जरूर करूंगा. रिवीजन जब करके लेकर आएंगे तो रिवीजन में भी ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, तो बस आप इतने ही क्वेश्चंस को अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा होगा. फर्स्ट चैप्टर के लिए इतना इनफ. ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 5th क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा. ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. तो चलिए आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास 5th क्वेश्चन है. फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 13 एंड 17 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें HCF और LCM फाइंड करना है दो पॉजिटिव इंटीजर का. ठीक है, अब यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेना होता तो हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है. और एक बार डिजिट तो देखिए, पॉजिटिव इंटीजर तो देखिए 13 एंड 17 कोई मैचअप लग रहा है, कोई कॉमन वैल्यू लग रहा है जो आने वाला है. ठीक है, अदर देन 1 नहीं, अदर देन 1 मतलब 1 को छोड़ के कोई और आने वाला नहीं है. तो इसका 13 का अगर मैं फैक्टर करूँ तो 13 1 जा 13 और 17 का करूँ तो 17 1 जा 17, तो 13 का हो जाएगा 13 into 1, 17 का हो जाएगा 17 into 1. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इज 1 एंड आपका LCM हो जाएगा हमारे पास 13 into 17. जो भी वैल्यू आएगा वो कैलकुलेट कर लेना है आपको. ये हमारा LCM हो जाएगा, ये HCF हो जाएगा और इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा. और ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में हमारे पास आया हुआ था इन ईयर 2015. ठीक है, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है क्वेश्चन में. HCF इज 1 एंड LCM इज 1. ये MCQs का क्वेश्चन था. ठीक है, मैंने इसे मतलब थ्योरी में चेंज कर दिया, सब्जेक्टिव में. HCF में था, HCF हमारे पास ऑप्शंस कुछ इस तरीके से थे. HCF के क्वेश्चन थे, HCF में ऑप्शंस थे 1, दूसरा ऑप्शन हमारे पास था 2 एंड तीसरा ऑप्शन हमारे पास था 4 एंड चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो इनमें से जो है हमारा ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. ठीक है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है और इस तरीके से हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया. ठीक है, और शुरू में हमने समझा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर कंसेप्ट. फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए, क्वेश्चंस के थ्रू हमने और अच्छे से कंसेप्ट को सीखा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का. फिर एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस भी किए. फिर यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हर वैरायटी के क्वेश्चंस करने मतलब कोशिश की हमने करने की, और वो सारे क्वेश्चंस को हमने एक बाय एक करके जो है लेकर आए और सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किए. ठीक है, और ठीक है इस तरीके से हमने किया. अब आपका जिम्मेदारी है कि आप एनसीईआरटी को खत्म करें 1 by 1 करके. ठीक है, शुरू से लास्ट तक विद सॉल्व एग्जाम्पल के साथ, और 2 से 3 बार खत्म कर डाले. ठीक है, ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर 2 से 3 बार खत्म हो जाएगा सॉल्व एग्जाम्पल के साथ. तो बढ़िया है रिवीजन. इस लेवल पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो है आप बहुत आगे जाने वाले. ठीक है, आपका स्कोर जो है ना वो मतलब आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी आगे जाकर, या प्रेशर लेने की जरूरत नहीं होगी. डेफिनेटली आपका अच्छा चलेगा. ठीक है,
तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो मतलब हमारा नेक्स्ट चैप्टर के साथ होगा, सेकेंड चैप्टर। ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर में मिलेंगे हम नए पार्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। तो मिलते रहेंगे। ठीक है। तो अगर वीडियो वाकई अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।